गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इज एवरीथिंग फाइन? आवाज सुनाई पड़ रहा है बेटा? यस, नो? ऑल क्लियर, वेरी गुड। बस एक क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है S2 का 6। एक्चुअली क्या है ना, प्लानर में हो सकता है उसको दिक्कत हो रही होगी। बहुत सारे बच्चे प्लानर पहचान नहीं पा रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन अगर SP है तो लीनियर होगा, और लीनियर है का मतलब है प्लानर है। हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, ट्राइगोनल प्लानर है। ये ऑटोमेटिक प्लानर है ही, इसको प्लानर लिखने की जरूरत बार बार नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP3 है तो देखो 4 बॉन्ड पेयर है क्या? 4 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल होता है तो इसको बोलेंगे नन प्लानर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, दिस इंप्लाइज ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल एक 3 डायमेंशनल थिंग है तो ये भी नन प्लानर होगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, दिस इंप्लाइज बेंट और वी शेप। किसी भी बेंट या वी शेप को एक प्लेन में लिख सकते हैं तो ये प्लानर होगा। देखिएगा, ये प्लानर होगा। आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा प्लानर समझ में आ रहा होगा। एक हाइब्रिडाइजेशन में और ले लेता हूं। SP3D है, 5 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, पिरामिड जहां भी आ जाएगा नन प्लानर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज नन प्लानर। अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, दिस इंप्लाइज सीसा। सीसा का मतलब नन प्लानर। सीसा भी एक प्लेन में नहीं आता है, नन प्लानर। अगर 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, दिस इंप्लाइज टी शेप। और टी को आप एक प्लेन में लिख सकते हैं, तो टी को एक प्लेन में लिख सकते हैं तो प्लानर होगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर है, दिस इंप्लाइज लीनियर होगा, और लीनियर चीजें प्लानर होती है तो ये भी प्लानर होगा। आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, SP3D2 और SP3D3 में अलग अलग केस लेके सोच लीजिएगा कि कौन प्लानर होगा और कौन नन प्लानर होगा। ये हो गया। अब आप इनमें सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हमें प्लानर भी ढूंढना है और पोलर भी ढूंढना है। तो BF3 हो गया प्लानर बट नन पोलर। BF3 जैसे ही नन पोलर हुआ, हमें पोलर वाला सेट लेना है तो ये आंसर नहीं होगा। यहां देखिए, SnCl2 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 है, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बेंट हो गया, प्लानर है और पोलर तो है ही। I3+ ये भी बेंट है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लानर है। NH2- 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, बेंट है। तो ये देखिए बेंट है, ये भी बेंट है, ये भी बेंट है। IF3 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 5, तो ये हो जाएगा टी से। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और सारे पोलर हैं, सारे क्या हैं? पोलर हैं चारों। सो आंसर बी होगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। मुझे बताना, प्लानर डिसाइड करना आप
थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस नो? प्लानर डिसाइड करना अब क्लियर हुआ क्या? sp3d2 में कर लोगे? यस, वेरी गुड। अब आप sp3d2 में कर लेंगे। 6 बॉन्ड पेयर होगा तो नॉन प्लानर होगा। लिख देता हूं sp3d2 का। 6 बॉन्ड पेयर होगा ऑक्टाहेड्रल, दिस इंप्लाइज नॉन प्लानर। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल, दिस इंप्लाइज नॉन प्लानर। पिरामिड जहां आ जाएगा नॉन प्लानर। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लानर, दिस इंप्लाइज प्लानर। प्लानर आ ही गया और प्लानर है ये प्लानर। तो इसी तरह sp3d3 में भी आप कर सकते हो। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं एवोगाद्रो। अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अनुज्ञा, आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल 2 होगा कम से कम। तो आइसोस्ट्रक्चरल तब बोलते हैं जब बॉन्ड पेयर की संख्या दोनों में सेम हो और लोन पेयर की संख्या दोनों में सेम हो। आइसोस्ट्रक्चरल जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी, तो ए में जितना बॉन्ड पेयर है उतना ही बॉन्ड पेयर, अगर एक्स बॉन्ड पेयर है तो बी में भी बॉन्ड पेयर एक्स होना चाहिए। अगर लोन पेयर ए में बाई है तो बी में भी लोन पेयर बाई होना चाहिए। अब ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बोलना अनुज्ञा। मेरी बात देखिए प्लीज, मेरी बात देखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, पेशेंस रखो, है ना। अगर कोई लॉ नहीं समझ में आया तो आपके पास वीक में 2 एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें आप अटेंड करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या मेरा लेक्चर दोबारा वीडियो देख सकते हैं। मेरी बात सुनिए, हमने पूरा सीट और रेस डिस्कस कर दिया केमिकल बॉन्डिंग में। प्लीज आप मैसेज करना बंद करो ना, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो तुम, फिर ना कुछ मैसेज कर देते हो। नो वन कर दिया मैंने। मैंने कहा कि अगर कोई लॉ आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, उसे आप दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखने पे भी नहीं समझ में आता है, आपके पास पर वीक एक डाउट क्लास होता है, उसमें जा सकते हैं। हमारा यहाँ सीधा पढ़ाने का ये होता है। इसमें अगर आप क्लास को डिले करेंगे तो क्या होगा, आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। सो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि हम रिपीट कर दें। पहला पॉइंट, रिपीट उसी समय करते हैं जब पढ़ाते हैं, आपका ध्यान नहीं होता है इसलिए समझ में नहीं आता है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि हम आपको पूरी बॉन्डिंग की सीट रेस सब डिस्कस कर दिया। मोल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो सैटरडे को मेरी क्लास नहीं है, सैटरडे को मेरी क्लास नहीं है तो आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। मोल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ नहीं, मैं जो आपको लेक्चर नोट करा रहा हूँ, क्योंकि मोल में ना तो सीट डिस्कस किया ना तो रेस डिस्कस किया, तो जो क्वेश्चन होंगे वो उसी टाइप के होंगे जैसा मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। सो लेक्चर नोट इंपॉर्टेंट है। टोटल 30 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन मोल पे होंगे। 13 क्वेश्चन मोल पे होंगे और वो उसी टाइप के होंगे जैसा मैं पढ़ा चुका हूं, वहीं तक होंगे जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। अब मेरे पास सिर्फ आज लगाकर 3 लेक्चर है, तो इसमें मुझे वहां तक पढ़ाना भी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। नहीं पढ़ा पाएंगे तो होगा कैसे। आज कौन सा दिन है? बुध, बृहस्पति, हाँ 3 लेक्चर है। सो प्लीज डाउट नहीं ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग हद हो यार कुंदन, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हो हमेशा। आप 5 मिनट पेशेंस रखोगे बेटा तो आपको पता चल जाएगा कि हम डाउट ले रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। पूछने की कहां जरूरत है बेटा। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस सब पढ़ाते हैं। मैंने कहा मोल से 13 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको हमारी लेक्चर नोट ही करनी है। लेक्चर नोट अच्छे से कर लेंगे, आपका उन 13 क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा और सवाल बन जाएगा। रह गई बात रेस की, रेस 1 आपको होमवर्क दिया था। रेस भी मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सोल्यूशन भेज देता हूं ताकि आप सोल्यूशन देख के समझ सकें अगर कोई सवाल नहीं आता है। डिस्कस कब करूंगा? एग्जाम के बाद। एग्जाम के पहले आपको कुछ अगर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल का मेरा लेक्चर नोट है। इसके हर सवाल की समझ होनी चाहिए, इसके हर कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप रेस बना सकते हैं और रेस बना के मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। रेस को डिस्कस करूंगा क्लास में, अभी नहीं।
एग्जाम के बाद, मतलब अगले वीक से डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम खराब होता है उसमें। एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, देखिए मैं कुछ बोलता हूँ वो भी नहीं सुनते हो, बीच बीच में मैसेज करते रहते हो। अभी तक आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का मतलब जो मिनिमम एक डिसिप्लिन होनी चाहिए उसको नहीं सीख पाए हो। अब सिर्फ एवोगाद्रो हाइपोथेसिस पे बात होगी। पिछला एक दो बच्चे को नहीं समझ में आता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा वीडियो देखिए, और नहीं तो डाउट क्लास में जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस देखिए, अंडर आइडेंटिकल, जो लॉ नंबर 5 बताया हूं ना, लॉ नंबर 5 ये दोबारा रिपीट होगा, आज कल में ही रिपीट होगा। लॉ नंबर 5, सोनू कुमार बेटा गेलुजा लॉ है, लॉ नंबर 5 आपने दोबारा लिख दिया, इतना भाषण हमने क्यों दिया बेटा सोनू कुमार। लॉ नंबर 5 गेलुजा लॉ है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, और ये आज नहीं हो पाएगा लेकिन अगली क्लास में आ जाएगा दोबारा, अगली क्लास में ये दोबारा आ जाएगा। सो गेलुजा लॉ नहीं समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ, अभी तो इस लॉ पे ध्यान दो, नहीं तो ये लॉ नहीं समझ में आएगा। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases contain equal number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा तो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, प्लीज बोलना ये लाइन समझ में आया कि नहीं। अगर किसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर दो चीजों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। अगर दो कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। मैं बोल रहा हूं अगर दो कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हूं, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो मोल भी सेम होगा। इसका मतलब क्या है इस लॉ का? अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर मींस एट कांस्टेंट पीएनटी, दो मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों तरह के सब्सटेंस अगर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हैं, अगर दोनों तरह के सब्सटेंस, अगर सेम दोनों तरह के सब्सटेंस, यहाँ पे गैस है, देखिए यहाँ पे गैस है, तो अगर दो गैस है, मान लो अमोनिया है और मान लो ऑक्सीजन है, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो अगर दोनों बराबर वॉल्यूम लेंगे, सपोज 1-1 लीटर लेंगे, तो अमोनिया वाले में अमोनिया के मॉलिक्यूल की संख्या और ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या सेम होगी। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, नंबर ऑफ मोल्स है, एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। ये है आपका एवोगाद्रो लॉ। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। So under identical condition of pressure and temperature, volume is directly proportional to number of moles. आपको ये लॉ समझ में आया या नहीं आया? कुछ भी मत लिखिए अमन, कुछ भी मत लिखो बेटा, मेरा ध्यान भटकाते हो। आपको ये लॉ समझ में आया या नहीं? हाँ सर समझ गए। फिर भी मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिएगा, एक वेसल है, इस वेसल की वॉल्यूम है मान लो 5 लीटर, एक दूसरा वेसल है, इस वेसल की भी वॉल्यूम है मान लो 5 लीटर, इसमें अमोनिया गैस है, NH3 गैस है, और इसमें हाइड्रोजन गैस है। इसका प्रेशर है मान लो 1 atm, इधर भी प्रेशर है 1 atm। इसका टेम्परेचर है मान लो 300 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर है 300 केल्विन।
तो मैंने कहा कि दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है। तो अगर दोनों गैस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, इक्वल वॉल्यूम लिए हैं, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये लॉ है। अब मुझे बताइए, मींस जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर अमोनिया के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे। अब मुझे बताइए समझ में आया लॉ या नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। इस पे बेस्ट ये क्वेश्चन कर लीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इन अ 2 liter vessel at 300 Kelvin and at definite pressure of itna molecules of hydrogen are present. Calculate number of moles of CH4 at same pressure in a 2 liter vessel and 300 Kelvin. देखिए 2 लीटर वेसल है हाइड्रोजन के लिए, 2 लीटर वेसल है CH4 के लिए, 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, डिफरेंट प्रेशर है, सेम प्रेशर है, मींस प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। इसका मतलब हुआ बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। क्यों? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 सेम होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6.022 है या 3 है, 2 है, एक ही बात है, इंटू 10⁻22। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ले लो, छोड़ दो, आपको इससे भी प्रॉब्लम होता है। इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल आ गया। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है जो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 के। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 हो जाएगा बेटा 10⁻⁻1 बराबर 0.1 मोल। तुम कौन हो? आंसर हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डेंसिटी, इसमें ऐसे कुछ बातें मैं पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी जस्ट याद दिलाना चाहता हूं कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। एक और टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। और डेंसिटी ऑफ मरकरी भी एक याद रखने लायक डाटा है 13.6 ग्राम पर ml। मरकरी डेंसेस्ट लिक्विड है, इससे ज्यादा डेंसर लिक्विड कोई नहीं। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, ये भी मैं बता चुका हूं कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस की डेंसिटी होती है PM/RT। ये भी बता चुका हूं, अभी तक जो भी पढ़ा है बता चुका हूं। डेंसिटी होती है आइडियल गैस की D बराबर PM/RT एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो अपन यहां से कर सकते हैं D1/M1 बराबर D2/M2 या D1/D2 बराबर M1/M2, ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज है कि D1/D2 बराबर M1/M2। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो आप पढ़ते होंगे कभी 6-7 में, उससे लिखा हूं। सो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस की बात हो गई। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद वेपर डेंसिटी की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए। प्रियांशु कुमार, मैं बहुत ज्यादा स्लो हूं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां क्यों फर्स्ट था? क्योंकि ये तीनों चीजें मैं आपको पहले पढ़ा दिया था। क्यों मैं यहां स्लो था? यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, वो मैं समझाने में स्लो था। इस सवाल में कुछ नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे यही था कि दोनों का मोल बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। तो ये हो गया।
इसमें जो भी पढ़ाया हूं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। डेंसिटी का डिफिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन, वाटर की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट पी एंड टी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये सारी चीजें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिमाइंड कराया। इस सवाल को कीजिए। सो प्लीज मत करो आप हमको कि स्लो और ये, मुझे अपना स्पीड पता है, आप मैच करो हमारे से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड दिया हुआ है, तो एक बात जरा सा देखिए, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, प्लीज अब सुनो मेरी बात। मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस टर्म है, तो उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? तो आप जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें ग्राम पर एमएल लगा दो, वही डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी 1.8 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी 1.8 ग्राम पर एमएल। ये कैसे होगी, ये समझ में आया कि नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.8 ग्राम पर एमएल कैसे होगी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। आप प्रिंस कुमार आप लिख दिए नो सर, कैसे हो यार? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लिखा अभी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर एमएल। ये आ गया 1.8 ग्राम पर एमएल। क्यों नहीं समझ में आता है बेटा? क्यों आपका दिमाग एकदम ट्यूबलाइट की तरह काम करता है? अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। वाटर की डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वही हो जाएगी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बस आपको यूनिट ग्राम पर एमएल लगाना होगा। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, इस लिक्विड को लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर 1.8। मास ऑफ लिक्विड निकालना है 1.8 इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, 1.8 इंटू 100, 180 ग्राम। अपन इतना नहीं करेंगे, प्लीज यहां देखिए, अपन इतना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कभी आगे से। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगा तो चुपचाप उसमें यूनिट लगा देंगे ग्राम पर एमएल, और वो उस लिक्विड की डेंसिटी होगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया हो। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ होगा तो हम उसमें ग्राम पर एमएल यूनिट लगा देंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। आइए रिलेटिव डेंस, पहले डेंस विथ रिस्पेक्ट टू CH4। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। ऐसा करो ना, इस क्वेश्चन को अपन बाद में ले लेंगे, चाहे यहीं पे कर लेते हैं, कोई बात। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा कि डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस। डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to another gas at same pressure and temperature। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होगा कि किसी गैस की डेंसिटी किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये रिलेटिव डेंसिटी का डिफिनेशन हुआ। एक गैस की डेंसिटी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे मान लो
कि अपन बात करना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ CH4। इससे लिखेंगे DSO2 अपॉन DCH4 और सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर है एट सेम PNT। ये बराबर हो जाएगा, सेम PNT पे डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ CH4। SO2 का मोलर मास 64 बाई 16, ये आ जाएगा 4, यूनिट लेस होगा, ये आ जाएगा 4। इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए। चलिए मैं चेंज करता हूं, ऊपर यही सवाल था, मैं चेंज करता हूं। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। बनाइए, इसको बनाइए। So density of CH4 upon density of helium at same PNT, ये बराबर होगा मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। CH4 का मोलर मास 16, हीलियम का 4, ये 4 होगा और यूनिट लेस होगा। ये आंसर है। समझ में आ गया होगा? आप बताना बेटा, समझ में आया नहीं आया? किसी को दिक्कत हो रही है स्पीड से? अभी यहां तक बताओ, स्पीड से या मैं तेजी से लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत हो रही है? सोनू कुमार, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी, फार्मूला स्टेप में प्रॉब्लम है। हाँ बेटा प्रियांशु बोलना, कौन सा फार्मूला स्टेप में प्रॉब्लम है, पहले ये बताओ। दीपक गुप्ता, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। माय गॉड, इतना इजी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज फिर से एक्सप्लेन कर दें? दीपक गुप्ता ये बताओ, अब प्रियांशु ये बताओ किस फार्मूला में प्रॉब्लम? डायरेक्ट मोलर मास कैसे आया? हाँ, यूनिट नहीं होगा, ऊपर नीचे डेंसिटी है बेटा, तो यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। मास में कैसे है? यार यार यार, ये क्या पढ़े थे तुम? यहां देखो, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस ये होता है, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम हो तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हो। तो कोई भी गैस का डेंसिटी लो, मान लो SO2 वर्सेस CH4 किए थे, तो क्या होगा? इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से क्या होगा? प्रेशर ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ CH4, R इंटू टेम्परेचर ऑफ CH4। प्रेशर सेम, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर ले रहे हैं, तो प्रेशर प्रेशर कैंसिल हो गया, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम ले रहे हैं। आर आर कैंसिल हो गया। ये मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ CH4 आया। क्यों बोल रहे हो डायरेक्ट मास में कैसे ले रहे हो?
दीपक गुप्ता जी लेट ज्वाइन किए, तो आपके लिए क्या हम फिर से शुरू करें? कोई आज पहली क्लास कर रहा है तो फिर से पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं। पेशेंस रखो और वीडियो देख लेना। सो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। सो अब मैं इसको डायरेक्टली मिटा रहा हूं, इसको न लगा करके मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, सेकंड वाला ये फॉर्मूला लगा कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। तो पहले की डेंसिटी बटा दूसरे की डेंसिटी, पहले का मोलर मास बटा दूसरे का मोलर मास, ये डायरेक्टली लगा रहे हैं। ये नहीं समझ में आया होगा तभी तो आगे नहीं समझ में आ रहा हो। साक्षी साहू मैंने वेपर डेंसिटी अभी पढ़ाया ही नहीं। ये समझ में आया या नहीं आया ये फॉर्मूला? भाई ये फॉर्मूला एक बच्चा कह रहा है सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से भी बन जाएगा। ये वहीं से ना लाए बेटा, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम से ही ला रहे हैं ना। तो डेंसिटी का एक ही डेफिनेशन होता है, मास बाई वॉल्यूम, उसी से सब बन रहा है, उसी से सब बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो है ना बहुत ही बेवकूफ है। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी टर्म है। अभी तक नहीं समझ में आया था रिलेटिव डेंसिटी, तो यहां समझ में आ जाएगा। वेपर डेंसिटी एक, पेशेंस से सुनो मेरी बात, प्रोपोर्शनल से इक्वल कैसे हुआ? प्रथमेश गौर, मैं आपका डाउट समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल से इक्वल कैसे हुआ यही ना पूछ लेते। आप जो है ना क्लास 7-8 की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। प्रोपोर्शनल से इक्वल कैसे हुआ इसका ये डाउट है। देखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस बराबर एक कांस्टेंट इनटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। फिर लगाओ इसको, डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस सेम कांस्टेंट इनटू मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। कांस्टेंट सेम ले रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अब 1/2 कर दो, d1/d2। रेशियो प्रोपोर्शन आपको नहीं आता है इसलिए दिक्कत है। d1/d2 हो गया m1/m2। ये जो 7-8 में आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था वो आपको नहीं आता, इसके लिए दिक्कत है। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बेटा एक रिलेटिव टर्म है। जो काम 1 मिनट में होना चाहिए उस काम को तुम लोग 10 मिनट लगा देते हो। वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज, वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ ए गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए रिलेटिव डेंसिटी में नीचे में कोई भी गैस ले सकते थे, वेपर डेंसिटी में सिर्फ ये अंतर है कि नीचे में हाइड्रोजन गैस होगा, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन गैस होगा। तो ये डेफिनेशन है वेपर डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास। तो हम कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये समझ में आया? बताना। वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस की जगह लिख दिए मोलर मास ऑफ गैस, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की जगह लिख दिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यस वेरी गुड। और वेपर डेंसिटी हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द गैस को अपन लिख सकते हैं m, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2। सो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास बाई 2। ये याद रखने वाला फॉर्मूला है कि वेपर डेंसिटी होगा मोलर मास बाई 2। वेपर डेंसिटी होगा मोलर मास बाई 2। एकदम रट लीजिए, वेपर डेंसिटी क्या है? मोलर मास बाई 2। अब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको वेपर डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी बोले वेपर डेंसिटी, अबे मोलर मास बाई 2। मोलर मास निकालिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए आंसर। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। वेपर डेंसिटी इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी है ना तो यूनिटलेस होगा। ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे डेंसिटी ही है तो यूनिट कहां से आएगा?
आइए इस सवाल को करते हैं। देखो सवाल जो मैं ले रहा हूँ ना बेटा, लॉलीपॉप ले रहा हूँ, 1 सेकंड में बनना चाहिए, इसलिए मैं भी जल्दी बनाता हूँ। 8 लीटर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस एट एनटीपी बेस 16 ग्राम, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। पहला देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्टिल एक लाइन का स्टिल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एनटीपी है और 8 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। पहले नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम है 8 अपॉन 22.4 मोल, नंबर ऑफ मोल हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं 8/22.4 और मास कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और मोलर मास हो जाएगा 22.4 इंटू 2 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा बेटा, झूठ नहीं बोलना कसम से, मोलर मास बाई 2, 22.4 इंटू 2/2, 22.4। तुम कौन हो, मैं आंसर हूं। आप बताइए देख के समझ में आया नहीं आया, देखिए पूरा और बताइए समझ में आया नहीं। बताओ समझ में आया नहीं आया, यस नो। हाँ मैं मजे लेके ही पढ़ाता हूँ, वो तो पता नहीं आपकी क्लास में क्या हो गया था, जो शुरुआत में मुझे बहुत डांटना पड़ता था। जनरली मैं डांटता नहीं हूँ, पूरा मजे लेके ही पढ़ाता हूँ। हाँ मोल्स वापस, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। 8 लीटर दिया हुआ है, 8 लीटर दिया हुआ है एनटीपी पे, तो एनटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम होता है, दिया होता है, तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला है। और मास भी दिया हुआ है, अगर किसी गैस का मास दिया हुआ है तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला है। मैंने आपको पढ़ाया था वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, उसमें 3 फॉर्मूले बताए थे, तो ये 2 फॉर्मूला हमने लगाया। इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल निकाल दिया और इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल रख दिया, तो मोलर मास निकल गया। एक बार, सच बोलूं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक बार मोलर मास निकल गया ना, तो सिर्फ उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, वेपर डेंसिटी निकल जाए। एक बार सिर्फ वो बच्चे बताना जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आया समझ में या नहीं आया। वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस, सिंपल क्वेश्चन, बट अभी मैं टफ या लेंदी क्वेश्चन ले ही नहीं रहा हूं, टफ या लेंदी नहीं ले रहा हूं, अभी शुरुआत है मॉडल का। सिंपल से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है सत्यम या युवराज, सिंपल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और उसके बाद टफ क्वेश्चन कुछ होता नहीं। आप देखो ना, आईटी एडवांस में कराए हुए क्वेश्चन लूंगा आगे जाके आपको लगेगा सिंपल है, टफ कुछ होता ही नहीं। अगर आप उसके रिलेटेड थ्योरी जानते हैं तो टफ कुछ नहीं होता है। संभव एक ही बार आंसर लिखो, बार बार नहीं। आइए यहां देखिए, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस, पहले बात तो लिक्विड है जी, लिक्विड सब्सटेंस ए कंटेन्स 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। मुझे बताओ 5 Na मॉलिक्यूल्स है, मींस ए का कितना मोल है, 5 Na मॉलिक्यूल्स है मींस ए का कितना मोल है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है 5। इफ मोलिकुलर मास ऑफ ए इज, मोलर मास ऑफ ए है 150 ग्राम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड निकालना है।
मैंने बस डेटा लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर। सबसे पहला जो डेटा लिखा हूं कि जो 5Na है, 5Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 5Na, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता है, इससे मास आ जाएगा। मास पता है, डेंसिटी पता है, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये होगा मास अपॉन मोलर मास। 5 बराबर मास अपॉन 150, दिस इंप्लाइज मास हो जाएगा 750 ग्राम। मास आ गया। अब देखिए डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ये होगा मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। डेंसिटी है बेटा 1.5, मास है 750 और वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। यहां से निकालिए वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, ये हो गया 750 अपॉन 1.5, 50 ml, 500 ml, 500 ml, 500 ml। मुझे बताइएगा दिक्कत है क्या? कोई डाटा में अगर दिक्कत है तो बताइए, किसी डाटा में। आइए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। नहीं, एक बच्चा अदिति कुमार पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है कि सर n बराबर v/22.4 से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कह रहा है n बराबर v/24 से बना सकते हैं। अदिति कुमार पूछ रहा है कि नहीं बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं बना सकते हैं। आप पूछोगे क्यों? तो ये फॉर्मूला सिर्फ गैस में लगाते हैं, आइडियल गैस में, और एनटीपी पे लगाते हैं। गैस में भी हमेशा नहीं लगाते हैं, एनटीपी पे लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले देखना होगा गैस है या नहीं और एनटीपी है या नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आइए, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, मोल परसेंट, एवरेज मोलर मास एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन, एक ही कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रैक्शन। बच्चा फ्रैक्शन देखता है डरने लगता है, डरने लगता है। बच्चा पीपीएम देखता है और डरता है। बच्चा पीपीबी देखता है और डरता है। अब परसेंटेज देखता है तो खुश हो जाता है, सोचता ही आता ही है। स्टूडेंट जो है परसेंटेज देखता है, कहता है अबे परसेंटेज तो आता है। फ्रैक्शन देखता है तो डर लगने लगता है। गलती से पीपीएम देख लिया तो और डर गया, अब गलती से पीपीबी देख लिया तो और डर गया। चारों सिमिलर चीजें हैं, चारों सिमिलर चीजें। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, हाउ मेनी इन 100। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में कितना। पीपीएम का मतलब होता है 10 का पावर 6 में कितना। पीपीबी का मतलब होता है 10 का पावर 9 में कितना। आप प्लीज मैसेज बंद कर दो यार, कुछ भी लिखता है, कहता है कंसंट्रेशन टर्म में। सुनो मेरी बात, तो पीपीएम पीपीबी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कोई नया टर्म नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं कि पीपीएम पीपीबी की बात बाद में करेंगे, लेकिन सेम ही टर्म है, सिमिलर ही टर्म है। जिस तरह आप परसेंटेज का मतलब समझते हैं कि 100 के कंपैरिजन में किसी को एक्सप्रेस करते हैं कि अगर 100 होगा तो ये कितना होगा,
उसी तरह से फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं एक के कंपैरिजन में, एक के कंपैरिजन में फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब आइए बनाते हैं इसको। मान लेते हैं बेटा कि मेरे पास एक वेसल है, इसमें गैस ए है और गैस बी है। मान लो कि ए एंड बी आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ए एंड बी आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एक गैस ए है और एक गैस बी है, और ए और बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। गैस ए का मोल है Na, गैस बी का मोल है Nb। गैस ए का मोलर मास है Ma, गैस बी का मोलर मास है Mb। अब दो क्वांटिटी हम और निकाल रहे हैं, वो है मास ऑफ ए और मास ऑफ बी। ए में है मास ऑफ ए और Mb है मास ऑफ बी। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जब तक मेरी चीजें कंप्लीट नहीं होती है आपको कुछ टाइप नहीं करना है। गैस ए और बी है, गैस ए और बी है, दोनों नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट करके फिर तो कुछ और बना लेगा तो हमारा सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। मीन दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस। अब ए का मोल दिया हुआ है, बी का मोल दिया हुआ है, ए का मोलर मास दिया हुआ है, बी का मोलर मास दिया हुआ है। इससे हम दोनों का मास निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास फ्रैक्शन की। तो मास फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि सर मास फ्रैक्शन होता क्या है? एक सेकेंड होल्ड करना। आप कहेंगे मास फ्रैक्शन होता क्या है? तो मास फ्रैक्शन होता है कि एक यूनिट मास में कितना मास। जैसे देखिए, टोटल मास क्या होगा? टोटल मास हो जाएगा Ma प्लस Mb। तो हम कहते हैं मास फ्रैक्शन का मतलब होता है एक यूनिट मास में। तो हम बोल सकते हैं कि Ma प्लस Mb, ग्राम ले लो यूनिट, ग्राम टोटल मास है, में A का मास Ma है, तो 1 ग्राम में Ma ग्राम है, 1 ग्राम में A का मास Ma बाई Ma प्लस Mb होगा। टोटल मास Ma प्लस Mb में A का मास Ma ग्राम है, तो 1 ग्राम में A का मास क्या होगा? Ma अपॉन Ma प्लस Mb। 1 ग्राम में जो मास होता है उसे मास फ्रैक्शन कहते हैं। देयरफॉर मास फ्रैक्शन ऑफ A, ये होगा Ma अपॉन Ma प्लस Mb। मास परसेंट ऑफ A, ये होगा Ma अपॉन Ma प्लस Mb इंटू 100। सिमिलरली
मास फ्रैक्शन ऑफ बी, ये होगा एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, मास परसेंट ऑफ बी, ये होगा एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। श्रेया सिंगल, वेसल में गैस डिस्पर्स्ड है इवनली नॉट अनइवन, गैस गैस का मिक्सचर होमोजीनियस होता है। श्रेया सिंगल, गैस गैस का मिक्सचर होमोजीनियस होता है, सो गैस इज डिस्पर्स्ड इवनली नॉट अनइवनली। कुछ भी लिख दो यार, मुझे सिर्फ ये बताइए आप कि ये मास परसेंट और मास फ्रैक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ ये बताइए, मास परसेंट और मास फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि फ्रैक्शन एक में कितना होता है और उसी फ्रैक्शन में 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पेज जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल मोल्स कितना होगा? टोटल मोल्स होगा Na प्लस Nb आउट ऑफ Na प्लस Nb मोल्स, mole of A is equal to Na. Therefore, out of 1 mole, moles of A, ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। एक मोल में जितना मोल होता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एकदम हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक मोल में जितना मोल होता है उसे 1 मोल कहते, उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो Na प्लस Nb मोल में Na मोल है, तो एक मोल में कितना होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb, और इसे मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A को डिनोट करते हैं XA से, और ये होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला है। मुझे बताओ मोल परसेंट ऑफ A क्या होगा? मोल परसेंट ऑफ A हो जाएगा XA इंटू 100, ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू 100। Therefore, similarly, mole fraction of B, ये होगा XB, ये होगा NB अपॉन Na प्लस Nb। Therefore, mole percent of B, ये होगा XB इंटू 100, NB अपॉन Na प्लस Nb इंटू 100।
देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1। जैसे परसेंटेज में आप बोलते हैं ना, सबका परसेंटेज जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो उसी तरह से फ्रैक्शन में बोलेंगे कि सबका फ्रैक्शन जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। सो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी 100 होगा। आप यहां भी लिख सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ ए प्लस मास परसेंट ऑफ बी 100 होगा, और मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी ये 100 होगा। मुझे सिर्फ ये जानना है, सिर्फ ये जानना है, ये जो मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट समझाया, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ये गलत लिखा हुआ है, 1 होगा जी, मैं पगली हूं। फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 होगा और परसेंट का समेशन हमेशा 100 होगा। आ गया ना? वेरी गुड। सो अभी तक कौन कौन कॉन्सेप्ट हो गया, ये देखिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया। मास फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंट हो गया, मोल परसेंट हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, कि गैस के केस में फॉर गैसेस एट कांस्टेंट पी एंड टी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा। देयरफॉर फॉर गैसेस at constant pressure and temperature, मोल फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम फ्रैक्शन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड मोल परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दुगना होगा तो दूसरा भी दुगना होगा, इसलिए मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट गैस के केस में सेम होगा, मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन गैस के केस में सेम होगा। मुझे बताइएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर है नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। नहीं सर, अरे सौरभ सुनो मेरी बात, नहीं 22.4 जरूरी नहीं है, वो तो कोई भी, वो एनटीपी 22.4 की चर्चा तो तब करेंगे जब एनटीपी आएगा, जब एनटीपी आएगा। कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, मोलर वॉल्यूम कट जाएगा, ये कह रहे हो। अंकित कुमार यादव तुम सही कह रहे हो बेटा, नहीं धनंजय तुम गलत कह रहे हो, मोल और वॉल्यूम सेम नहीं होंगे, मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट सेम हो। मोल और वॉल्यूम सेम नहीं होंगे, मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट सेम हो। प्रोपोर्शनलिटी नहीं आता है क्षितिज जी आप लोगों को, इसलिए दिक्कत हो रही। देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो हमने कहा ना v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ये तो पता है ना बेटा। देखो यहाँ पे देखो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ये तो पता है ना बेटा। हाँ, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, यस ये पता है। तो मान लो कोई गैस ए था, वॉल्यूम ऑफ गैस ए
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ए और बी का मिक्सचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन टोटल, या ऐसे लिखो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। कोई दिक्कत है? ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो, दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, VA अपॉन VA प्लस VB बराबर हो जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB। अभी अभी बताया हूं NA प्लस NB को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और अभी अभी आप जानते हैं टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB है, उसमें VA का वॉल्यूम, एक में कितना वॉल्यूम, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो जवाब दीजिएगा कि क्या अभी भी क्लियर नहीं है। सौरभ तुमने नहीं बोला था, अब क्लियर है ना बेटा? यस। सौरभ बेटा आप फिर से बताना, क्लियर है ना? फिर से बताना, यस में नहीं समझ में आया मुझे। सौरभ क्लियर है? नहीं है? यस सर, वेरी गुड। सो प्रोपोर्शनलिटी जब रहेगा ना तो हम ऐसा कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी जो आप 7-6 में पढ़ते हैं उसका यूज करना नहीं सीखे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा यूज करना, इतना यूज करूंगा कि सब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं घेर देता हूं, इसलिए घेर देता हूं कि समझने के लिए आपको ध्यान रहेगा, लेक्चर का पार्ट नहीं है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज मोलर मास। ऊपर देखिए, मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम होगा, ये क्लियर हो गया कि मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन नहीं सेम होगा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम होगा। अब सिर्फ रह गया है एवरेज मोलर मास। सो देखते हैं एवरेज मोलर मास। सो देखिए एवरेज मोलर मास। मुझे जल्दी से एवरेज मोलर मास का क्या डिफिनेशन होता है, किसको बोलते हैं मोलर मास, किसको बोलते हैं मोलर मास, जल्दी से बता दीजिए। किसको बोलते हैं मोलर मास, जल्दी से बता दीजिए। इतना तो लिख ही सकते। हाँ, मास ऑफ 1 मोल। वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया। 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि वेसल में टोटल मोल्स कितना था? वेसल में टोटल मोल्स कितना था? Na प्लस NB था ना? कसम से था ना? और बताइएगा वेसल में टोटल मास कितना था? टोटल मास कितना था? Ma प्लस MB। वेरी गुड। तो जानती हो हम बोल सकते हैं सिंस Na plus NB moles have mass equal to Ma plus MB. Therefore, 1 mole have mass equal to Ma plus MB divided by Na plus NB. और कसम से झूठ नहीं बोलना, 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? नहीं, कैपिटल Ma प्लस कैपिटल MB। क्षितिजा गलत डायरेक्शन में चले गए। कैपिटल Ma मोलर मास ऑफ ए है, कैपिटल MB मोलर मास ऑफ बी है, सब गलत डायरेक्शन में चले गए। 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। देयरफॉर मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोलर मास होगा। अब मिक्सचर का मोलर मास Ma प्लस MB नहीं होगा, पढ़ाते कुछ हैं, आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा मास ऑफ ए, 1 मोल का मास, प्लस मास ऑफ बी। ऐसे लिखता हूं मैं, पहले ऐसे लिखता हूं। मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास है Ma प्लस MB
डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, और M मिक्सचर हो जाएगा बेटा Ma प्लस Mb बाई Na प्लस Nb। पहला तो यही एक फॉर्मूला याद रखो कि मोलर मास होता है टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 मोल का मास आ जाएगा। पहले मुझे ये बताओ मोलर मास यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए इसे और थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। मोलर मास ऑफ मिक्सचर यहां तक आया। अब मुझे बताइए कि क्या नंबर ऑफ मोल्स Na को लिख सकते हैं मास ऑफ Ma बाई मोलर मास ऑफ Ma, और नंबर ऑफ मोल्स Nb को लिख सकते हैं मास ऑफ B बाई मोलर मास ऑफ Mb? वो लोग कसम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो यहां से देखो बेटा, यहां से देखो बेटा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मास ऑफ ए यहां से क्या निकल के आएगा? मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। मास ऑफ बी यहां से क्या निकल के आएगा? मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई, जानती हो Na प्लस Nb। और एक बात बोलूं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू मोलर मास ऑफ बी। जस्ट डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। और एक बात बोलूं कसम से, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो x से इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस एक्स बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। सो एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया मोलर मास ऑफ द मिक्सचर का, और वो ये है। मुझे बताना ये फॉर्मूला जो डेवलप किया मोलर मास ऑफ मिक्सचर का, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नहीं क्वेश्चन रेस में होगा, मैं बोला ही आपको कि रेस दे दिया हूं, सॉल्यूशन भेज दिया हूं, धीरे धीरे रट लेंगे। नहीं यार, कॉन्सेप्ट है बेटा कि 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, सब कुछ कहता है रट लेंगे। जहां बोलता हूं रटना होगा वहां कहता है समझाओ सर, और जहां बोलता हूं समझने वाला है कहता है रट लेंगे सर। मजा आ गया दोस्त तुमको पढ़ा के, मुझे भी। सब मोलर मास ऑफ द मिक्सचर आ गया बेटा। अब आगे देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखा रहता है। जैसे यहां पर क्या है, दो गैस था, लोग ऐसे लिखते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये समेशन हो रहा है तो पहले इसको लिखते हैं सिग्मा। समेशन ये जो प्लस आ रहा है ना, इसके लिए लिखते हैं सिग्मा। और ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे गैस हो सकते हैं, तो लिखते हैं एक्स आई एम आई। आई मतलब कोई गैस का नाम है, और जितने गैस है उसको चेंज करते रहिएगा। तो इस फॉर्मूले को लोग ऐसे लिखते हैं। सिग्मा मतलब समेशन, एक्स आई मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास के प्रोडक्ट का समेशन। मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास के प्रोडक्ट का समेशन को बोलेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर। आप तो यही फॉर्मूला याद रखो ना, है ना, इसे नहीं। अब फॉर्मूला रटना नहीं है, एकदम तुरंत डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। मैं पहले एक सिंपल सवाल देना चाहता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आऊंगा। एट पेज क्वेश्चन है, फोर मोल हीलियम, 1 mole CH4 and 2 moles, नहीं 2 मोल नहीं लो, and 5 moles of SO2 are mixed together. Assume mixture is non-reacting.
नॉन रिएक्टिंग है। एज्यूम मिक्सचर is non-reacting. Find first molar mass of reaction mixture. Molar mass of gaseous mixture. मैं भी ना पगली हूं। Second, vapor density of gaseous mixture. एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया हूं, बनाओ तो। इससे बनाओ, इससे बना डाला तो लाइफ। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं दोस्त, ऐसे ही पढ़ाता हूं। अब मैं सोच लिया हूं आपके मैसेज पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा, खुद मजे में पढ़ाऊं। इसे बना डाला तो लाइफ। यस यस। इसे बनाने का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पता नहीं अजीब से आंसर आ रहे हैं आप सबके, मुझे गुस्सा आ रहा है आपके आंसर को देख के, लग रहा है लफड़ा हूं। देखिए मैं बनाता हूं गैस, मोल्स, मोलर मास, मोल फ्रैक्शन। क्या दिया हुआ? हीलियम है, CH4 है, SO2 है। हीलियम है, CH4 है, SO2 है। हीलियम है 4 मोल, 1 मोल, 5 मोल। 4 मोल है, 1 मोल है, 5 मोल है। मोलर मास पता है हीलियम का 4 होता है, CH4 का 16 ग्राम होता है, SO2 का 32 ग्राम। तो जैसे ही आपने मोलर मास लिखा, ये क्लियर हो गया कि जो आंसर होगा वो 4 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। अब पता नहीं अजीब अजीब आंसर आ रहा है। 29.8 ग्राम सोनू झा लिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो, मुझे अब बाकी आंसर नहीं पता। 64 जैसे ही लिख दिया वो तो गलत हो गया। 4 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स निकालो। टोटल मोल्स 10 हो गया, 5 और 1 6 4 10, टोटल मोल्स 10 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 5/10। अब देखिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2। SO2 मतलब SO2। हाँ मत 64 आएगा, 64 आएगा, ये 64 आएगा। मैं भी ना पगली हूं। हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना है? 4/10। 4/10 इंटू 4। CH4 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/10। 1/10 इंटू 16। SO2 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 5/10। 5/10 इंटू 64। सो ये आएगा 16 प्लस 16 32 और 64 इंटू 5 320 और 32 352। 352/10। सो आंसर होगा 35.2 ग्राम।
तुम कौन हो, मैं आंसर दूं। 35.2 ग्राम आंसर होगा बेटा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वेपर डेंसिटी के लिए क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। वेपर डेंसिटी हो जाएगा m मिक्सचर बाई 2, ये होगा 35.2 बाई 2, 17.6। यूनिट नहीं होगा वेपर डेंसिटी का, 17.6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल कीजिए, किसी को डाउट है कुछ तो लिख सकता है, किसी को डाउट है कुछ तो लिख सकता है इसमें। किसी को कुछ डाउट है तो लिख सकता है, नहीं है डाउट। चलिए अब इस सवाल को कीजिए। एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अभी अभी मैंने बताया है कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है परसेंटेज बाई मोल। हाँ यस मोहित सर, टोटल मास बाई टोटल मोल से निकाल सकते हैं। पर न परसों इतना लॉन्ग लिखना जरूरी है नहीं भाई, आप तो सीधा आंसर लिखा करो, आप तो सीधा आंसर लिखा करो। अपन लोग भी जब बनाते हैं या जब स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो मोलर मास के लिए इतना टाइम नहीं लेता, सीधा एक स्टेप में आंसर लिखता है वो, नहीं लिखना जरूरी है। बोर्ड का एग्जाम थोड़े दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी करना जरूरी है। आइए यहां देखते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंटेज बाई मोल होता है, तो फर्स्ट का आंसर तो ऐसे ही हो गया बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा 0.2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगा 0.8। N2 लिख लो यहां। पहले तो मुझे ये बताओ क्यों क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट, तो वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट होगा तो जो पाई वॉल्यूम है वो पाई मोल हो जाएगा। अब परसेंटेज बाई मोल को 100 से डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे मोल फ्रैक्शन में 100 से गुना करते हैं तो मोल परसेंट आ जाता है, तो मोल परसेंट में 100 से डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, पहला जो मैंने बनाया इसमें डाउट है क्या? यस नो? नो। सेकंड कह रहा है एवरेज मोलर मास, एम एवरेज, ये होता है XO2 MO2, XN2 MO2, MN2 पगली हूं मैं, MN2, ये होगा बेटा 0.2 इंटू 32 प्लस 0.8 इंटू 28, ये होगा बेटा 6.4 प्लस 22.4, ये होगा 28.8 ग्राम। जानती हो एयर का जो मोलर मास है, एयर का जो मोलर मास है वो 28.8 ग्राम लगभग, आप आज डाटा याद रखिए कि एयर का मोलर मास 29 ग्राम होता है, लगभग लगभग, ये डाटा याद रखिए। फर्स्ट वाला एक बार फिर से बताऊं, फर्स्ट वाला एक बार, ठीक है? अक्षय गुप्ता फिर से सुनो फर्स्ट वाला एक बार, ऊपर देखो, पहले ऊपर देखो, ऊपर देखो, हाँ ये देखो, ये देखो, मोल परसेंट वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये समझ में आया? ये अभी तो बताया मैंने आपको, तो ये याद है ना
अब फर्स्ट वाला बताते हैं कि ये परसेंटेज बाई मोल है, सॉरी ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो परसेंटेज बाई मोल क्या होगा, O2 होगा 20%, N2 होगा 80%। अब परसेंटेज बाई मोल आ गया, उससे मैं 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन 8 में होता है, परसेंटेज 20 में होता है। यार तुम लोग आपस में मैसेज करने लगे, हद हो यार। कुसागर पांडे, इट्स नॉट फेयर। सो अच्छा गुप्ता बताना फर्स्ट वाला समझ में आया कि नहीं आया, बोलना बेटा। हाँ, आप लोग ना बिल्कुल पहले नहीं पढ़े हो, तो जो बच्चे बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा है उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सेकेंड वाला समझ में आ गया, और मैं कह रहा हूं एयर का मोलर मास 29 के आसपास होता है। ये डेटा दिमाग में रखने की जरूरत है। तीसरा है बेटा वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी तो ऐसे ही आ गया, वेपर डेंसिटी m एवरेज बाई 2, 28.8 बाई 2, 14.4 ग्राम। फोर्थ है परसेंटेज बाई मास, फोर्थ है परसेंटेज बाई। ऐसा करो, टोटल 1 मोल मान, लेट टोटल 1 मोल। हम अपने मन से मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, हाँ वेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं हो, गलती से लिख दिया, सॉरी। वेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं होगी, वो गलती से लिख दिया। परसेंटेज बाई मास मतलब मास परसेंट, बाई का मतलब मास परसेंट, ऐसा ऐसा चीज पूछते हो ना अभिषेक कुमार। बट अभिषेक लगे रहो बेटा, हमको पता है तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। तुम हमको एक क्वेश्चन अभिषेक भेजे थे मेरे पास कि सर बता दो, रिपीट कर दो, लेकिन मैंने नहीं रिपीट किया था, बोला था आजकल बहुत काम है ना। सो अभिषेक, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि तुम कोशिश कर रहे थे। सो अभिषेक बेटा लगे रहोगे तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा बेटा, लगे रहना, गिव अप मत करना, एक एक क्वेश्चन पे लगे रहना, जरूर लेवल बढ़ेगा। अब देखो परसेंटेज बाई मास, देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप टोटल 1 मोल मान के बना सकते हैं। क्यों टोटल 1 मोल मान के बना सकते हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है 1 मोल में कितना। तो ठीक है, हम 1 मोल मान लेते हैं। तो हमने, आप ये बोल सकते हैं सर हम कोई भी मोल मान के बना सकते हैं। यस, कोई भी मोल मान के, यहाँ पे 5 मोल मान के बना सकते हैं, 10 मोल मान के बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बट मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन अगर गिवन हो तो आप मोल, जैसे परसेंटेज के सवाल में आप बचपन में पढ़े होंगे कि 100 मान लेते हैं, तो उसी तरह से फ्रैक्शन के सवाल में आप 1 मान लीजिए, तो टोटल 1 मोल मान लिया। तो आप मुझे बताओ अगर मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का है 0.2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 0.2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 0.8 मोल होगा ये। दिस इंप्लाइज ऑक्सीजन हो जाएगा 0.2 मोल है इंटू 32 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4 ग्राम। और नाइट्रोजन हो जाएगा 0.8 इंटू 28, ये गलत लिख दिया मैं, ये हो जाएगा 6.4 ग्राम। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, मोलर मास, मोल पता हो तो मोलर मास में मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाते हैं, यह आएगा 22.4 ग्राम। अब देखिए मास आ गया, क्या आ गया? मास आ गया। दोनों का मास आ गया, सो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन
ये होगा 6.4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना आएगा? 28.8 ग्राम। तो 6.4 अपॉन 28.8 इंटू 100 परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना है? 22.4 अपॉन टोटल मास 28.8 इंटू 100। ये आंसर है बेटा। शुभम कुमार, पूरा फ्लो में हो, मतलब तुमको मजा नहीं आ रहा है, लग रहा है मैं भाग रहा हूं क्या, या मजा आ रहा है? शुभम कुमार बोलोगी? आज बोलोगी नहीं बोलोगी? मजा आ रहा है, ठीक है तो मजे लो। अब मजे लेने में भी तकलीफ हो रही है क्या? एनीवे मैंने पहले ये बताया कि फ्रैक्शन गिवन होगा तो आप 1 मोल मान सकते हैं। 1 मोल मानेंगे तो क्या होगा कि जो फ्रैक्शन होगा वो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि नंबर ऑफ मोल ये लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना। नहीं आया प्रणब, परसों नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, देखो नहीं आया। ऊपर देखो ना बेटा, ये मोल फ्रैक्शन निकल रहा है ना, XO2। XO2 है 0.2। ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर 0.2। अब देखो ना, टोटल मोल कितना मान चुके हैं? टोटल मोल 1 मान लिए हैं। तो ये टोटल मोल ही तो है, ये टोटल मोल है। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 0.2। यही तो होगा। फिर से बताना, राजीव कुमार भी बोला नहीं आया, फिर से बताना कि अगर टोटल मोल 1 ले लेंगे, अगर टोटल मोल 1 ले लेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? राजीव कुमार बोलना। अभी भी नहीं आया? राजीव कुमार क्या हो दोस्त, ध्यान से सुनो राजीव, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। ये क्या लिखे थे बे? ये क्या लिखे थे? मजे लेने के लिए लिखे थे। 1 मोल में जितना मोल होता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या लिखे थे? 1 मोल में जितना मोल होता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। टोटल 1 मोल में कोई सब्सटेंस जितना मोल होता है उसे 1 मोल कहते हैं। तो टोटल मोल जब 1 होगा, टोटल मोल जब 1 होगा, उसमें कितना मोल ऑक्सीजन है? टोटल मोल 1 ले लिया, उसमें ऑक्सीजन कितना मोल है? तो वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इसके अलावा मैं आपको यहां समझाया, आपको यहां भी समझाया, यहां भी समझाया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 0.2। क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 0.2 दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? मुझे बताना राजीव कुमार, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? राजीव कुमार, यस सर, क्लियर हो रहा है ना? तो याद दिमाग में रखो ना कि टोटल मोल 1 लेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है 1 में कितना। जैसे मुझे बताओ, 40% जब दिया हुआ होता है कि प्रॉफिट 40% है, प्लीज राजीव कुमार मेरी बात सुनना, प्रॉफिट 40% है, तो जब 100 मानते हो तो प्रॉफिट 40 रुपया हो जाता है कि नहीं? जो परसेंट होता है वही प्रॉफिट हो जाता है कि नहीं? ऊपर 100 मान लेते हो जाता है ना? बिल्कुल वही है कि जब 1 मानेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल हो जाएगा, जब 1 मानेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल हो जाएगा। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा राजीव कुमार। बहुत दर्द देते हो यार, बहुत दर्द देते हो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बात समझाना पड़ता है मुझे, और उसमें टाइम लगता है, जो मैं मानता हूं आपको आता होगा। हाँ मैं मानता हूं आपको आता होगा, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो।
सो परसेंटेज बाई मास क्लियर हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है परसेंटेज बाई मोल या परसेंटेज बाई वॉल्यूम, दोनों सेम होता है। ये है परसेंटेज बाई मोल 20%, 80%, और ये है परसेंटेज बाई मास। देखिए ये 20 और 80 नहीं आया है, मीन्स परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई मोल अलग अलग होता है, अलग अलग चीज है। परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई मोल अलग अलग चीज है। अदिति कुमार, आप बोल रहे हैं एक बार में फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। फॉर्मूला एक भी नहीं है इतने में एक भी फॉर्मूला नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, डिफिनेशन है। डिफिनेशन याद नहीं हो रहा है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। हम फॉर्मूला पढ़ाते भी नहीं। इस सवाल को कीजिए, इस सवाल के बाद अपन कोई बात करेंगे। इस सवाल के बाद बात करेंगे कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। A gaseous mixture contains 20% CH4 and 80% SO2 by mass। ध्यान दीजिए, इस बार बाई मोल नहीं है, बाई मास है। तो टोटल क्या मान लेंगे? 100 ग्राम मान लेंगे। लेट टोटल 100 ग्राम मिक्सचर। क्यों 100 ग्राम मिली मान लिया? क्योंकि परसेंटेज बाई मास है, तो टोटल 100 ग्राम मान लेंगे। इस कंसेप्ट के बाद मैं छोड़ूंगा। टोटल बाई मास है तो परसेंटेज 100 ग्राम मान लेंगे। ये समझ में आया 100 ग्राम क्यों मानेंगे? वेरी गुड। तो CH4 हो जाएगा बेटा 20%, ये हो जाएगा 20 ग्राम, और SO2 हो जाएगा 80%, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। मास दिया हुआ है, मोल निकाल लीजिए। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 80 अपॉन 64 मोल। चार से काट दो। दोनों का मोल बराबर आ गया। क्या बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। पहला देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, ये होगा मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ SO2, ये होगा 20/16 अपॉन 20/16 प्लस 20/16, 0.5। ये आंसर है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 0.5। दोनों का मोल बराबर हो गया ना, बिना किसी कैलकुलेशन के लिख दीजिए 0.5 मोल फ्रैक्शन। अब क्या बोल रहा है? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास 100 ग्राम मान चुके हैं, और टोटल मोल्स कितना है? टोटल मोल्स होगा 20/16 प्लस 20/16, ये हो जाएगा 100 इंटू 16 अपॉन 20 अपॉन 40 ना, अपॉन 40। 16 एलसीएम लिया, 20 प्लस 20 40/16 हो जाएगा 40। ये आ जाएगा 40 ग्राम। एवरेज मोलर मास हो गया 40 ग्राम, वेपर डेंसिटी हो जाएगा 20। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, आ गया समझ? मैं एक दो पॉइंट लिखना चाहता हूं, उसके बाद छोड़ूंगा। प्लीज जल्दी बोलना और आंसर करना। मैं लिख रहा हूं, वाटर वेपर इज, ट्रू फॉल्स बोलना है आपको, आइदर ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है। वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर। ट्रू है फॉल्स है?
वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर। यस, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। क्यों? इसलिए कि वाटर वेपर का मोलर मास आएगा 18 ग्राम और एयर का मोलर मास आएगा 28.8 ग्राम। सो ये कहना है कि वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर, इट्स ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, moist air is lighter than dry air। ये बताइएगा ट्रू है फॉल्स है? मन कर रहा है पीट दूं। ट्रू है गधे कहीं के। ऊपर सही बताया तो नीचे कैसे गलत बता सकते हो यार? यहां देखिए, जो एवरेज मोलर मास आ रहा है वो क्या आता है? देखिए, CH4 16 है और SO2 64 है। तो जब भी एवरेज मोलर मास आएगा वो 16 से ज्यादा होगा और 64 से कम होगा। देखिए यहाँ 40 आया है, 40 आया है। जो एवरेज मोलर मास आता है वो सबसे छोटा वाले से बड़ा आता है, सबसे बड़ा वाले से छोटा आता है। तो यहां देखिए, मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर में क्या होगा? मॉइस्ट एयर में होगा H2O गैस प्लस एयर। इसका मोलर मास 18, इसका मोलर मास 28.8। तो जो मिक्सचर होगा, मॉइस्ट एयर का मोलर मास 28.8 से छोटा हो जाएगा और ड्राई एयर का क्या आएगा? ड्राई एयर का मोलर मास होगा 28.8। तो मॉइस्ट एयर का मोलर मास 28.8 से छोटा हो जाएगा। दैट्स व्हाई मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत इरिटेटिंग है, टाइम हो गया, टाइम हो गया लिखते रहते हो। जिसको लगता है ना टाइम हो गया, वो प्लीज मेरे क्लास में टाइम हो गया ये नहीं लिखे, वो क्लास छोड़ के चला जाए। नहीं आया ना शुभम कुमार? तो फिर से देखो, फिर से देखो शुभम, फिर से देखो शुभम, देखो। जो मोलर मास आता है, पहले ये समझो बेटा कि दो कंपाउंड के मिक्सचर का मोलर मास उन दोनों कंपाउंड के मोलर मास के बीच आता है। कैसे? CH4 का मोलर मास 16 होता है, SO2 का मोलर मास 64 होता है। इन दोनों को किसी भी रेशियो में मिलाओगे, मोलर मास 16 और 64 के बीच होगा। आप देखो आंसर आया कितना? 40 आया है ना? पहले मुझे यह बताना शुभम, सौरभ, सौरभ पहले यह बताना कि मोलर मास बीच में आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। इसी तरह से मॉइस्ट एयर है और ड्राई एयर। तो ड्राई एयर का मोलर मास 28.8 निकाल चुके हैं पहले से। अब मॉइस्ट एयर में वाटर भी होगा और एयर भी होगा। तो वाटर का मोलर मास 18 और एयर का 28.8। तो मिक्सचर का जो मोलर मास होगा ये लेस देन मोलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर जो होगा, ये लेस देन 28.8 ग्राम हो जाएगा। तो मॉइस्ट एयर लाइटर हो गया और ड्राई एयर हेवियर हो गया। सो मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। अब समझ में आ गया होगा? हाँ सौरभ, अब समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज बार बार मत लिखो ना, तुमसे ज्यादा मुझे टाइम की पता होता है, टाइम पता होता है ना? और चूंकि एग्जाम आने वाला है तो 5 मिनट खींच देता हूँ, है ना? सबसे ज्यादा आपको, मुझे पता है आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है। सो प्लीज मत लिखा करो। थैंक यू वेरी मच। डिस्टरबेंस होती है दोस्त, डिस्टरबेंस होती है। मटेरियल भेज दूं मैं? घर में हो आप, अपना नाश्ता बगल में बुला के क्लास को अटेंड कर सकते हो। पढ़ने का मन नहीं रहता, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, क्या सीखोगे? कुछ नहीं। अभी मटेरियल अपलोड कर रहा हूं, फिर पूछना।
थैंक यू शुभम। अब आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। आज मजा आ गया। थैंक यू अनुज्ञा। मेरा केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था बेटा। नहीं, मैं बंगाली नहीं हूं। मैं अपने टाइम में कैसे पढ़ता था, देखो मैं ना, मेरे टाइम में इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इतना अच्छे से नहीं पढ़ाती थी, तो खुद से ही पढ़ना पड़ता था। तो मैं तो बुक के थ्रू पढ़ता था, और बुक में भी नहीं समझ में आता था तो मैं एग्जाम्पल ज्यादा देखता था। हाँ 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 शुभम, जो आप पूछ रहे हो वो सही है। सुधाकर, जो आप पूछ रहे हो वो सही है। हाँ बिना, सोनू जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, फॉर्मूला के बिना ही बन जाता है। फॉर्मुलेट तो मैंने आपको बताया, आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, बिना फॉर्मूला के बनना चाहिए। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम फॉर्मूला ना यूज करें। अच्छा अदिति कुमार, बता दूंगा, सैटरडे को जूम क्लास फ्री कर देता। सैटरडे को मैं जूम क्लास ले लेता हूँ, आपके सारे डाउट ले लूंगा सैटरडे को। नहीं, हमारे टाइम में ओपी अग्रवाल चलता था किताब, उससे हम पढ़ते पढ़ते थे, है ना। अनुष्का, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे को मैं जूम पे डाउट क्लास ले लूंगा, सो दैट आपके डाउट क्लियर कर सकूं, और आप मुझे पहले भेज देना अपने डाउट। और प्लीज मैं बोल रहा हूं, मोल के लिए आपको सिर्फ मेरा लेक्चर नोट पढ़ना है, जो लेक्चर नोट है और उसके जो सवाल हैं वो अच्छे से करना है। हाँ, मेरे नोट से ही सब बन जाता है सोनू झा। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो एक एक बात भी ध्यान में नहीं रखते, उनको नहीं समझ में आता। थैंक यू सुंदरम कुमार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधाकर कुमार। चलो भाई, वी ऑल आर इंडियन, सिर्फ बिहार बोले तो अच्छा नहीं लगता, वी ऑल आर इंडियन, नेशनलिटी ज्यादा अच्छा है। अमन साहू, नोट्स बेस्ट है सर, थैंक यू वेरी मच अमन। श्रदुल सत्यम, कसम से आज मजा आ गया, मुझे भी। नोट्स को पढ़िए अच्छे से। अच्छा, TR-Y1 बैच में आना है तो कैसे आए? आपको ये करना पड़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा है TR-Y1 बैच में आना है तो कैसे आए? स्टूडेंट्स हेल्प डेस्क पे बात करनी पड़ेगी, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मोटिवेशन की जरूरत होती है, अगली क्लास में थोड़ा मोटिवेट भी कर दूंगा, एक पॉइंट भी था मेरे पास मोटिवेट करने के लिए, अगली क्लास में शुरुआत में याद दिला देना। हाँ एस कुमार शर्मा, अच्छी बात है, आप बिहार से हो, प्राउड टू बी बिहारी, प्राउड टू बी इंडियन। नहीं बेटा, डाउट काउंटर चालू नहीं हुआ है घर में। ओके शुभम, मैंने तो देख लिया बेटा। हाँ वैशाली, सोनू झा मैं जानता हूँ वैशाली। क्लास खुलने का चांस है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, 10-12 दिनों में हो सकता है खुल जाए। अच्छा शुभम, हाँ हाँ बेटा, होमवर्क आप कुछ नहीं है, आप तो मेरा अभी मेरा जो लेक्चर नोट है ना, उसका एक एक सवाल होमवर्क है, आप उसे दोबारा करो। नहीं कर सकते, लॉकडाउन कब तक रहेगा, नहीं कर सकते। आप मुझे जसोक गहलोत बना दो, मैं बता दूंगा लॉकडाउन कब तक रहेगा। आई एम मैराथन। अच्छा, मैराथन दौड़ते हो राजशेखर। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय।